हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। फोर्थ चैप्टर आपने रीड किया। अब है हमारा सेकंड जो सेक्शन है उसका फिफ्थ चैप्टर, जिसको हम अर्थ मूवमेंट के रूप में या मास मूवमेंट के रूप में भी जानते हैं। भू संचलन की भी किस तरीके से इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर के कारण पृथ्वी की सतहें एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकती रहती हैं, जिस कारण से भूकंप आता है, ज्वालामुखी फटते हैं, या बहुत सारे जो कारण हैं वो भी प्राकृतिक आपदा के भू संचलन है, अर्थ मूवमेंट है। तो अर्थ मूवमेंट के ऊपर किस किस प्रकार की घटनाएं होती हैं, किस प्रकार का नुकसान मानव और प्रकृति को होता है, या किस प्रकार का लाभ मानव और प्रकृति को होता है, इस बात पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं स्टूडेंट्स। भू संचलन। तो धरातल का स्वरूप कभी भी एक जैसा नहीं था, ना है और ना शायद आगे होगा। तो इस पर अनेक प्रकार के भू आकार बनते रहते हैं जो लैंडफॉर्म स्ट्रक्चर हैं, और बिगड़ते भी रहते हैं, चाहे बाढ़ के कारण है, भूकंप के कारण है, या अर्थक्वेक के कारण है, या फिर जो ज्वालामुखी फटते हैं उसके कारण है। तो भूतल पर होने वाले जो परिवर्तन हैं अचानक या आकस्मिक बिना किसी सूचना के होते हैं। भू आकारों का विकास और विनाश सदा चलते रहता है। यह खेल दो प्रकार से होता है। एक तो होता है कि भी एंडोजेनिक जो फोर्स है, अंतर्जात जो बल है वो लगते हैं। एक बहिर्जात जो एक्सोजेनिक जो फोर्स है वो लगती है। तो अंतर्जात बल जब भूतल की असमानताओं के सूत्रपात को बताते हैं कि पृथ्वी के अंदर से जो प्रेशर पड़ता है, जबकि बहिर्जात बल जो है पृथ्वी के तल बाहर का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें सौर ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले जो विषमताएं हैं उसको दूर करने में लगे रहते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे की डिस्पैरिटी को दूर करने में काम करते हैं, चाहे आंतरिक बल हों पृथ्वी के या बाहरी बल हों। उसके बाद आंतरिक बल की अगर हम बात करें तो पृथ्वी के नीचे आंतरिक भाग में जो प्रेशरिक जो फोर्स पैदा होती है वो इस पर काम करती है, जिसमें तापीय विषमताएं हैं कि भी एक स्थान पर ठंडी है, कई स्थान पर गर्म है। तो विस्थापन और समायोजन होता रहता है, डिस्प्लेसमेंट और एडजस्टमेंट जिसको हम कहते हैं, किसी पृथ्वी की जो पार्ट है, चट्टानी पार्ट है उसका। तो पृथ्वी के भीतर घटित होने वाले जो लंबवत और क्षैतिज संचलन हैं, जिन्हें हम भू संचलन अथवा विवर्तनिक टेक्नोलिटिक जो मूवमेंट है वो कहते हैं। तो टिवार्था ने क्या कहा था कि भूगर्भिक जो संरचनाएं हैं, विवर्तनिक प्रक्रियाएं हैं कि मुख्य प्रवृत्ति उच्चावच की भिन्नता पैदा करता है कि भी किस प्रकार की अर्थ मूवमेंट होती है, इंटरनल अर्थ मूवमेंट होती है। तो वो क्या करती है, पृथ्वी के अंदर विभिन्न प्रकार की हलचलें क्या करती हैं, जो स्ट्रक्चर है पृथ्वी का ऊपर का उसमें परिवर्तन ला देती हैं। तो तीव्रता के आधार पर जो बल हैं दो प्रकार के बताए। कौन से? एक तो आकस्मिक बल बिना किसी जानकारी के, दूसरा है कि पटल विरूपण की भी आकस्मिक बल भी होते हैं जो पृथ्वी के नीचे और ऊपर अचानक परिवर्तन ला देते हैं, प्रलय ला देते हैं, विनाश कर देते हैं। और इन बलों से कहीं ज्वालामुखी विस्फोट होता है, कहीं पर कंपन होता है, और ये घटनाएं पृथ्वी के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती हैं। उसके बाद पटल विरूपण बल की अगर बात करें तो भूतल पर लंबे समय से धीमी गति से परिवर्तन होते हैं, जैसे मौसमी परिवर्तन है, या पर्वत निर्माण के हैं, पठार निर्माण के हैं, मैदान आदि के निर्माण के जो परिवर्तन हैं वो एक लंबे समय तक होते रहते हैं। उनसे हम अपना बचाव कर सकते हैं। पटल विरूपण की अगर विस्तार से बात करें तो भूपटपट्टी के नीचे अनेक कारणों से धीमी किंतु निरंतर गति से जो हलचलें होती रहती हैं उनका परिणाम हजारों लाखों साल बाद हमारे सामने आता है। और लंबे दीर्घकालीन संचलन इसको हम कह सकते हैं, जिसमें भू आकारों का निर्माण होता है, पर्वत, पठार, मैदान। तो इसकी कारण विभिन्न हलचलों के कारण भूपटल पर विक्षोभ आते हैं, भ्रंश हो जाते हैं, मोड़ पर्वतों में आ जाते हैं, झुकाव आ जाता है, टूट जाती हैं चट्टानें। तो वो क्या कहलाता है, इसको हम पटल विरूपण संचलन के रूप में जानते हैं। तो ये लंबवत और क्षैतिज दोनों रूप से हो सकता है। टिवार्था ने इसके बारे में भी कहा है कि पटल विरूपण से हास्य उन सभी प्रकर्मों से है जिसका भूपटल के उन्मजन, निमजन और किसी अन्य एक भाग के संदर्भ में दूसरे भाग के विस्थापन या टूटने का कारण हो और उसमें योगदान रहता हो। तो वो सारी चीज़ें आती हैं। और पटल विरूपण को भी इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। कौन से? एक तो महादेशक जनक और एक पर्वत निर्माणकारी फोर्स।
तो इस तरीके से आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि भी भूपटल और स्थल रूपों में प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं और कितने प्रकार के हैं। सभी चीज़ों पर आप आसानी से विस्तार से चर्चा कर सकते हो। तो महाद्वीपीय और महादेशक निर्माणकारी जो बल हैं, जिसका अर्थ है कि महाद्वीप होता है, इसमें महाद्वीप की उत्पत्ति होती है। क्षैतिज और लंबवत दोनों बलों के कारण जो पहाड़ी क्षेत्र है या जो चट्टानी क्षेत्र है पृथ्वी का, वो ऊपर उठता रहता है और इन हलचलों के कारण महाद्वीपों का निर्माण भी होता है। तो महाद्वीपों का निर्माण दो बलों से होता है। तो ऊर्ध्ववादी जब फोर्स है वो इन बलों के कारण महाद्वीपों में विशाल भूभाग ऊपर की ओर उठते हैं और यह दो प्रकार के कार्य कर संपन्न होता है। एक तो कोई भी भाग निकटवर्ती भूभाग के ऊपर उठ जाता है कि आसपास का जो भूमि है उससे ऊपर उठ जाता है। तो इसके अलावा महाद्वीप का तटीय भाग जो जलमग्न है, जल में डूबा हुआ है, वो ऊपर उठ जाए और वो जल से बाहर निकल जाए तो निम्नजन इसको हम कहते हैं। उसके बाद आती है पर्वत निर्माणकारी बल की। ऑर्गेनिक शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से ओरोज और जिसका अर्थ है पर्वत और जेनेसिस का अर्थ उत्पत्ति है। पर्वत की उत्पत्ति के बारे में हम बात करते हैं कि अक्षैतिज और स्पर्श रेखीय बल के कारण जिसको कहा जाता है तभी पर्वत का निर्माण होता है। तो कई बार हम इनको ब्लॉक संप्रेक्ष में कहते हैं कि भाई अक्षैतिज परिणाम स्वरूप इन चट्टानों का पर्वतों का निर्माण भी होता है। तो पर्वत निर्माणकारी बल और पर्वत निर्माणकारी महाद्वीप निर्माणकारी बल के आप अंतर यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद है स्वावलंबन। अंतर्जातीय और क्षैतिज बल आमने सामने होते हैं कि भी किस तरीके से किसी और चट्टानों का दबाव डालते हैं तो जिसे संपीड़न कहते हैं और संपीड़न के कारण ही बंकन या मुड़ाव हो जाता है चट्टानों में, जिसे हम स्वावलंबन के रूप में जानते हैं। तो यही चीज़ है जिससे क्या है कि भी जब दो चट्टानें या दो फोर्स एक दूसरे के विपरीत काम करती हैं, आपस में टकराती हैं, तो क्या है मुड़ाव भी आ जाता है, संपीड़न भी होता है। तो इससे क्या है उत्सवलन के रूप में जाना जाता है। वलन की अगर बात करें, वलन होता है फोल्ड। जैसे ये जो डायग्राम दे रखा है आपका नीचे, ये वलन का है। इसको हम कई बार कह सकते हैं सर्पिला आकृति में जो चट्टानें हैं, समतल भाग है, वो मुड़ने लग जाता है धीरे धीरे, जिसको हम वलन के रूप में जानते हैं। तो वलन की संरचना क्या है कि वलन की कई भुजाएं और दो मोड़ होते हैं। एक तो ऊपर की ओर उठा हुआ दोनों ओर मुड़े हुए भाग वलन की भुजाएं कहलाती हैं कि भी फिर वो दोबारा से नीचे जाके फिर ऊपर उठता है, तो वो दो भुजाएं इसकी हो जाती हैं। तो इस तरीके से अपनति अक्ष और अभिनति अक्ष के रूप में इसको जानते हैं। जैसे ऊपर उठा हुआ भाग तो अपनति अक्ष के रूप में कहलाता है और नीचे गया हुआ भाग क्या कहलाता है, अभिनति अक्ष के रूप में कहलाता है। तो अभिनति और अपनति के आधार जो स्थिर है वो कल्पित को अक्षीय तल कहा जाता है कि भी जो कल्पित तल है। आप देख सकते हैं अक्षीय तल कौन सा, भी नीचे वाला जो अक्षेत्र है उसको। उसके बाद समिति का है कि भी वह भारत आकृति जिसमें कई छोटी छोटी अपना आकृतियाँ भी मौजूद होती हैं और कई भी बहुत सारी छोटी छोटी आकृतियाँ भी उसके अंदर इसी तरीके की देखने को मिलती है जैसे नीचे के डायग्राम में आपके सामने दे रखा है। उसके बाद आती है डीप और स्ट्रिक। डीप और स्ट्रिक क्या होता है कि पृथ्वी और की जो पृष्ठीय संरचनाएं हैं उनकी व्याख्या के लिए इनका प्रयोग किया जाना जरूरी है और समझना भी जरूरी है कि भी शैल वलन और मुड़ने से पहले भूपृष्ठ के समानांतर होते हैं कि भी जमीन के जो हैं बिल्कुल समानांतर समान रूप से परत की तरह होती हैं। तो उनमें किसी प्रकार की नति या वलन डिप नहीं होता, संपीड़न नहीं होता। क्षैतिज तल के सारे कुछ अंश कोण बनाते रहते हैं, धीरे धीरे झुकाव के साथ साथ नति कोण बनता है। और यदि किसी चट्टान का स्तर बैठ के क्षैतिज तल से ऊपर उठ के 60 डिग्री का झुकाव हो जाए तो उस स्थिति में नति को इस प्रकार लिखा जाएगा क्योंकि नति 60 डिग्री पश्चिम, यानी बेड के आकार में हम पृथ्वी की मान रहे हैं तो धीरे धीरे एक पार्ट जो है एक साइड से धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हो जाए और 60 डिग्री का कोण बना ले तो उसको हम नति लंब के रूप में जानते हैं। तो ये होता है नति लंब जो धीरे धीरे वो समकोण भी बना लेता है, यानी 90 डिग्री का कोण भी बना लेता है। तो वलन के प्रकार की अगर बात करें तो संपीड़न ताकत तीव्रता की भी कितनी स्पीड से एक दूसरे के आमने सामने टकरा रही हैं चट्टानें और उसकी प्रकृति कोमल है या कठोर है उसके आधार पर वलन के प्रकार
दिखाए गए हैं। डायग्राम आप देख सकते हैं साथ साथ सभी प्रकार के कि जिसमें सम्मिलित वलन दोनों भुजाओं का झुकाव बराबर होता है और वलन को सम्मित वलन सुडौल वलन कहा जाता है। तो ऐसे वलन को अक्ष रेखा बिल्कुल सीधी होती है, तो ऊपर की जो लाइन है वो सीधी होती है। मोड़दार तो होती है पर उनका जो लेवल है, जैसे पानी की लहरों का लेवल है वो एक जैसा रहता है, तो इसका भी एक जैसा ही रहता है। तो असममित वलन की अगर बात करें, इसमें दोनों भुजाएं की लंबाई झुकाव असमानताएं होती हैं कि एक भुजा छोटी होती है दूसरी भुजा बड़ी हो जाती है, तो इसे बेडोल वलन भी कहा जाता है। अभी बेडोल है कि भी किसी प्रकार का इसमें समानता एक वलन से दूसरे वलन में नहीं देखने को मिलती। तीसरी है एक नति वलन, जब किसी वलन की एक भुजा का झुकाव साधारण ढाल की तरह होता है और दूसरी भुजा का झुकाव समकोण पर होता है। यानी एक भुजा तो पिछले वलनों की तरह होती है और दूसरी अगर जाए तो वो 90 डिग्री का कोण बना लेती है। तो इस प्रकार से वो कहीं पर 90 डिग्री का कोण बना जाता है तो कहीं पर सामान्य वलन की स्थिति होती है, तो उसको हम बोलते हैं एकनति वलन। उसके बाद समनत वलन की अगर हम बात करें, तो जब किसी भूखंड और आमने सामने यथार्थ दोनों भुजाओं का संपीड़न तेजी से हो और दोनों भुजाएं समान रूप से झुककर एक दूसरे के करीब आ जाएं, तो ये समानांतरण हो जाती हैं। तो इस तरीके से जैसे डायग्राम दे रखे 5.8 में आप देख सकते हैं कि भी समान आकृति में ये खड़ी हैं, लंबवत हैं और क्षैतिज दिशा में भी ये नहीं होती। तो इस तरीके से जब धीरे धीरे एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं तो धीरे धीरे ये क्या होता जाएंगी, चिपक जाएंगी और एक चट्टान के रूप में एक सिंगल चट्टान ये बन जाती है। उसके बाद आता प्रतिवलन। प्रतिवलन का भी यही है कि भाई एक भुजा की दूसरी भुजा से उल्ट हो जाती है और दूसरी दिशा में वे क्षैतिज विचलन करना शुरू कर देती हैं, तो उसे प्रतिवलन कहते हैं। तो उल्टी हुई भुजा कभी क्षैतिज अवस्था में नहीं होती कि भी वो सीधी नहीं होती, ऊपर नीचे वो होती है। उसके बाद परिवलित श्यान वलन की अगर हम बात करें, तो अधिक संपीड़न के कारण ये वलन दोनों भुजाएं एक दिशा में बहुत अधिक झुककर परस्पर समानांतर होती हैं। यानी बीच में मोड़ जो है वो एक दूसरे से चिपक जाता है। जो समनत वलन की बात की थी, तो इसी तरीके का वलन जब ये आपस में चिपक जाएगा और फिर दूसरी भुजा उसी के समानांतर उसी की लाइन में सीधी चलने शुरू हो जाती है, तो बीच में एक मोड़ दिखाई देगा। अदरवाइज जो बाकी दोनों साइड की जो लाइन है वो सीधी क्षैतिज दिशा में वो वलन करती हैं, मूवमेंट करती हैं। तो अधिक्षिप्त वलन की अगर हम बात करें, तो ये जो डायग्राम दे रखा है 5.11 इसकी तरह बनता है। जैसे भी जब सेलों का संपीड़न अत्यधिक हो जाता है तो पलवलित जो मोड़ है वो अक्ष टूट जाता है कि भी जितना ज़्यादा, जैसे यहाँ पर आपका था कि भी 5.10 में जब ये इतना ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक चिपक कर हो जाएंगी चट्टानें, तो ये क्या होंगी, टूट जाएंगी। और टूटने से क्या होगा, तो इस प्रकार की जो है अधिक्षिप्त जो चट्टान है वो बन जाती हैं, खिसक जाती हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ने का ये काम करती हैं। उसके बाद नापे और ग्रीवाखंड की अगर हम बात करें, टूटने के बाद ये क्या हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ साथ आपस में चलती हैं। ऐसी वो आकृति ग्रीवाखंड या नापे के रूप में जानी जाती है कि भी ऊपर की आकृति जब टूट गई तो इस आकृति हुई 5.11 में और 12 में आते आते धीरे धीरे एक दूसरे के तो खिसक रही हैं, तो वो एक दूसरे के साथ खिसक के इस प्रकार की समानांतर चट्टानें बन जाती हैं। उसके बाद पंखाकार वलन की अगर हम बात करें, जब किसी भूखंड पर दोनों ओर तीव्र संपीड़न हो कि भी एक लंबे समय तक चलता रहे। संपीड़न का मतलब होता है एक दूसरे से चिपकना किसी चीज़ का प्रेशराइज के साथ, तो महाराब की भांति ऊपर उठ जाती हैं, पंखाकार वलन बनता है। और इस वलन का दोनों किनारों का वलन का आकार क्रम से छोटा होता है और इससे अधिक संकुचित होने पर ये चटक भी जाते हैं, यानी टूट भी जाते हैं। कई बार ये 5.13 में पंखाकार वलन देता है, जब ज़्यादा प्रेशर इनके ऊपर पड़ जाता है तो ये पंखाकार वलन जो है वो टूट जाते हैं। उसके बाद खुला वलन है, अधिक कोण बन जाता है, सर्पिलाकार आकृति होती है। तो खुला वलन जब भुजाओं के बीच का कोण अधिक हो जाता है, यानी तस्तरी के आकार का, कढ़ाई के आकार की स्थिति इनकी बन जाती है, तो इस तरीके से खुला वलन बनता है। बंद वलन की अगर हम बात करें, तो धीरे धीरे जो फोल्ड है ये होता रहता है। जब किसी वलन के दोनों भुजाएं एक दूसरे के न्यून कोण बनाती हैं, यानी दोनों भुजाएं एक दूसरे के समीप आना शुरू कर देती हैं धीरे धीरे प्रेशर के कारण, संपीड़न के कारण, तो कोण की माप जो है वो धीरे धीरे
कम होता रहता है। उसके बाद आती है भ्रंश। भ्रंश होता है चट्टानों के सामान्य रूप से टूटना, जिसे संचरण नहीं और विभंजन कहलाता है, यानी टूट जाती हैं, दरार पड़ जाती है। दरार को हम सामान्य रूप से भ्रंश बोलते हैं। यानी विभंजन के तल के सहारे अपेक्षाधिक रूप से विरुद्ध चट्टानें ऊपर नीचे स्थापित हो जाती हैं और भ्रंश कहलाता है। यानी दोनों चट्टानें जो हैं एक दूसरे से ऊपर नीचे स्थापित होने से क्या होगा, बीच में क्या है, दरार पैदा हो जाती है। तो उसी दरार को हम भ्रंश कहते हैं, जिसमें भंग भ्रंश है, भ्रंश नती है, क्षैतिज जब भ्रंश होता है, ऊपरी खंड है, ऊपर भाग जो उठ जाता है, या निचला खंड है, कुछ जो नीचे वाला भाग झुका होता है। तो इतने पार्ट इसके बन जाते हैं। शीर्षवती है या पादविती है, जिसमें निचली दीवार पादविती के रूप में जानी जाती है। कि भी पैर, पाद का मतलब पैर के रूप में हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं भ्रंश के प्रकार। भ्रंश के प्रकारों की अगर हम बात करें तो सामान्य भ्रंश होता है जब दो खंड दरार पड़ने के कारण एक दूसरे से विपरीत दिशा में गतिशील होते हैं, तो जो है उसकी जो लंबवत और क्या है, तेज भ्रंश का कारण बनता है। उसके बाद व्यतिक्रम भ्रंश की अगर हम बात करें, यदि दरार के कारण चट्टानों में खंड आमने सामने खिसकते हैं, इस प्रकार से भ्रंश को व्यतिक्रम भ्रंश कहते हैं। और व्यतिक्रम भ्रंश की रचना मुख्य रूप से क्षैतिज संचरण के कारण होती है, यानी एक दूसरे के समानांतर खिसकना इस भ्रंश का कारण प्रमुख है। उसके बाद आते हैं पार्श्व और नति लंबी संपन्न भ्रंश। इस भ्रंश का निर्माण तब होता है जब भ्रंश तल के सारे चट्टानें क्षैतिज दिशा में खिसकती हैं। यानी ये डायग्राम दे रखा है, जो एक दूसरे के समानांतर जो हैं विपरीत दिशा में खिसकती रहती हैं और धीरे जब पूरी की पूरी चट्टानें एक दूसरे से दूर जाना वो शुरू कर देती है। सोपानी भ्रंश की अगर बात करें तो सीढ़ी नुमा आकृति इसकी बन जाती है, छोटे छोटे तल जो हैं वो इसके बन जाते हैं। तो ऐसे भ्रंश को पर्वत निर्माणकारी की जटिल प्रक्रिया के कारण पैदा होती है। जब पर्वत निर्माण की जो क्रिया है वो बहुत ज़्यादा जटिल हो जाए तो उसके कारण इसकी निर्माण होता है। उसके बाद आती है होस्ट, यानी भ्रंशन द्वारा निर्मित द्वारा स्थलाकृति, यानी भ्रंशन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। जब भ्रंश पैदा हो जाता है तो दरारें पैदा हो जाती हैं, तो उससे कौन सी आकृतियाँ बनती हैं, तो भ्रंश द्वारा 3 प्रकार की आकृति प्रमुख बनती है। तो होस्ट यानी भ्रंशोन्मुख पर्वत, जो पर्वत से दूर खिसक जाता है, कोई भी दूसरा। इस शब्द का प्रयोग भूखंडों के लिए किया जाता है और जिसका शिखर समतल और किनारे तेज भ्रंश के होते हैं, खड़े होते हैं। जबकि भ्रंश द्वारा किया गया दो दरारों के बीच का भाग ऊपर उठ जाए तो बीच का भाग जो है वो स्थिर और भ्रंश तलों के सहारे दोनों चट्टानों के साथ खिसक जाता है। तो इसे ब्लॉक भ्रंश कहते हैं, यानी भर जाता है बीच से वो भी। तो इन भ्रंशों के बीच ऊपर उठा हुआ भाग ब्लॉक पर्वत या हार्स्ट के रूप में जानता है। ये जो डायग्राम है आपका 5.21 है, तो इसके अंदर आपका ये सारी चीज़ें ऊपर उठा हुआ भाग होस्ट कहलाता है, नीचे की जो घाटी है वो दरार घाटी के रूप में जानी जाती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बनती हैं। उसके बाद आती है आपकी कि भाई भ्रंश घाटी या दरार घाटी। तो जब दो सामान्य भ्रंश कई किलोमीटर की लंबाई में इस तरह से पड़ते हैं कि उनके बीच का भाग नीचे दशा हुआ होता है और बेसिन और घाटी के रूप में का निर्माण करता है, यानी एक गहरी खाई या गहरी घाटी दो पहाड़ों के बीच की जो घाटी होती है वो बन जाती है। तो ये घाटियाँ अधिक गहरी यानी संकरी होती हैं, यानी बहुत ज़्यादा एक दूसरे के समीप पर्वत होते हैं। तो ये घाटी अधिक संकरी और काफ़ी गहरी भी होती हैं। तो इसको क्या कहते हैं, ग्रोबेन के नाम से जाना जाता है। तो जर्मनी भाषा में इसे ग्रोबेन का अर्थ होता है घाटी होता है। तो इस तरीके से घाटी का निर्माण होता है। तो बहुत सारे जो डीप गर्त हैं इन्हीं के नाम से जाने जाते हैं। गहरी जो खाइयाँ हैं वो देखने को हमें मिलती हैं। तीसरा है भ्रंश कगार। भ्रंश कगार का निर्माण तब होता है जब किसी ऊंचे स्थल पर किसी एक और भ्रंश पड़ जाने से दशा हो जाता है। और भारत में पश्चिमी घाट का समुद्रवर्ती जो खड़ा ढाल है वो नमूना करोड़ों वर्ष पूर्व भारत के दक्षिणी पठार पर अधिक चौड़ाई के में दूर पश्चिम तक फैला हुआ होता है। यानी इस प्रकार की जो स्थिति है वो हमारे यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसी कारण से पश्चिमी घाट का जो भाग है, किनारा है, वो खड़े ढाल वाला है और दूसरे जो पूर्वी भाग का है वो खड़ा ढाल नहीं है, स्लोपी भाग है। तो गलन और भ्रंश में आप अंतर आप यहाँ से देख सकते हैं
तो स्टूडेंट्स ये आपका लेसन था और इस लेसन को आप साथ साथ रिवाइज कीजिए, मुश्किल नहीं है। जैसे जैसे आप नोट्स बनाओगे डेफिनेशन बहुत सारी यहाँ से निकलेंगी और यही डेफिनेशन आपके लेसन को रिवाइज करवाने का भी काम करेंगी। आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, अगली क्लास में हम नेक्स्ट लेसन शुरू करेंगे।